मेरे प्रिय श्रेणियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी को मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज समझ जाइए कि मैं आज जो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 है, यानी कि 9वीं का जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2024 में, उसका साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि 110% समझिए एक वायरल प्रश्न है। मैं ऐसा ही आज इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा, जो कि आपको साइंस का 9वीं कक्षा 9वीं का जो फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा या फाइनल परीक्षा होगा, उसमें आपको यही सब प्रश्न ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं वैसा ही प्रश्न जो कि हर वर्ष 9वीं कक्षा का फाइनल परीक्षा में पूछा जाता है, वैसा ही प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए समय को देखते हुए थंबनेल तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या मैं बतलाने वाला हूं, और जस्ट ही उसी तरह का प्रश्न बतलाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है कि जो परीक्षा से पहले पूरा छाप लो, परीक्षा से पहले आप पूरा छाप लो या पूरा याद कर लो। विज्ञान का जो प्रश्न है आपको जो फाइनल परीक्षा होने वाला है 9वीं कक्षा का। चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न कितने प्रश्न रहेंगे ये आप पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि 6 मंथली क्वेश्चंस जो है कि इसमें से 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 25 को आपको करना अनिवार्य रहेगा, और जो मंथली परीक्षा में 50 का होता है, जो कि फाइनल अब 100 का हो सकता है शायद। लघु उत्तरीय जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में आप तो समझते होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9th क्लास में साइंस में आपको पूछ सकता है, साइंस के पेपर में पूछ सकता है 2 नंबर में लघु उत्तरीय में, बल क्या है या बल का परिभाषा दीजिए। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि बल की परिभाषा दे। पहला क्वेश्चन बल का परिभाषा पूछा है, तो बल का परिभाषा, बल किसी निकाय पर लगाने के बाद होने वाली अंतःक्रिया को जो निकाय की विश्राम की अवस्था या गति की अवस्था को बदलती है। बल जो कि हम किसी पर लगाते हैं तो उसकी गति चेंज हो जाती है। जैसे हम एक चेयर रखा है, इस चेयर पर बल लगाए तो इसकी गति चेंज हो जाएगी। बल लगाकर इसे ढकेल भी सकते हैं या बल लगाकर इसे सुरक्षित भी रख सकते हैं, तो इसकी गति में हेरफेर, तो वही गति बदले अथवा बदलने की कोशिश करती है, बल कहलाती है। बल की एसआई मात्रक न्यूटन की गति से पहचाना जाता है। वही है न्यूटन की गति का पहला नियम इस अंतःक्रिया के बारे में कहता है। बल किस पर आधारित है? न्यूटन के गति के पहले नियम पर। बल की परिभाषा न्यूटन के गति का पहला नियम बताई जाती है, यानी उसी पर आधारित होता है बल। न्यूटन के गति का पहला नियम बल को ही बतलाता है, यानी बल उसी पर निर्धारित होता है। तो आप समझ गए बल का परिभाषा। स्क्रीनशॉट मारकर या नोट्स बनाकर आप इसे याद कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन संतुलित बल और असंतुलित बल की परिभाषा दे। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतुलित बल और असंतुलित बल में क्या अंतर है। इसमें इसका डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि या अलग भी पूछ सकता है कि संतुलित बल क्या है, या संतुलित बल का परिभाषा दे। ठीक, या असंतुलित बल क्या है, असंतुलित बल का परिभाषा दे। या किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न इसको मैनेज करके पूछ सकता है, जैसे कि अभी अलग अलग पूछ रहा है, संतुलित बल और संतुलित बल में परिभाषा दे। असंतुलित बल और संतुलित बल में अंतर भी पूछ सकता है, या अलग अलग भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। जब किसी वस्तु पर लगने वाली परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है तो इसे संतुलित बल कहा जाता है। इसे आप याद कर लीजिए। लेकिन अगर कहीं परिणामी बल का मान शून्य नहीं होता है तो इसे असंतुलित बल कहा जाता है। जब किसी परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है उसे संतुलित बल कहते हैं, और जहाँ कहीं परिणामी बल का मान शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। चलिए समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आप सभी को ज़्यादा समझ में आता होगा। ज़्यादा समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और पल पल के नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्प्लावन विधि से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावन विधि से आप क्या समझते हैं, या 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका उत्तर है, जब किसी वस्तु को किसी
तरल में डुबाया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। कब? जब किसी वस्तु को तरल में डुबाया जाता है तो उस तरल का ऊपर जो वस्तु आता है एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तरल के घनत्व पर। इस घटना को उत्प्लवन कहते हैं। ठीक, आप उत्प्लवन समझ गए। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्प्लवन विधि का परिभाषा दे या उत्प्लवन विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन को देखता हूँ। सापेक्ष, क्या कर रहा है क्वेश्चन? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। या सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। ठीक, तो उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या कर रहा है? आप उत्तर को देखिएगा। उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या कर रहा है? इसका उत्तर कह रहा है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार एक ही चीज़ है। परमाणु द्रव्यमान कहिए या परमाणु भार कहिए, द्रव्यमान को हमेशा भार में नापा जाता है। वजन, द्रव्यमान वजन ही होता है, वेट। तो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु के औसत द्रव्यमान का एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई से अनुपात। ठीक, एक निर्दिष्ट स्रोत से एक तत्व का एक परमाणु भार सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, तत्व के परमाणु के द्रव्यमान इतना प्रति तत्व के औसत द्रव्यमान के अनुपात है। ठीक, क्या है? औसत द्रव्यमान के अनुपात है। ज़्यादातर इस सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान परमाणु के औसत द्रव्यमान पर एकीकृत होते हैं, यानी उस पर निर्भर करते हैं, और परमाणु के औसत द्रव्यमान पर। वही सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु भार, एक परमाणु भार यानी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान तत्व के परमाणु के द्रव्यमान के इतने प्रति के औसत द्रव्यमान का अनुपात होता है। चौथा क्वेश्चन सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का यह परिभाषा है। इसे आप स्क्रीनशॉट मारकर याद कर लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान के 1/12 प्रति तत्व के औसत द्रव्यमान का अनुपात होता है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। करे अणु की परिभाषा दे। यह अणु क्या चीज़ है? अणु को कहा जाता है एटॉमिक्स, परमाणु अणु। यानी परमाणु अणु दो चीज़ें हैं जो कि आपको केमिस्ट्री में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऊपर जाइएगा इससे हाई लेवल वाले क्लास में, तो यही पूछ रहा है अणु। इसे इंग्लिश में कह सकता है कि हाँ, डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक। एटॉमिक माने क्या होता है? अणु। तो वही अभी पूछ रहा है अणु का परिभाषा दे, यानी अणु की परिभाषा दे। 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं अणु की परिभाषा दे। अणु क्या चीज़ है इसे भी बतलाए, या अणु किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए हम अणु का परिभाषा देते हैं। देखिए, अणु पदार्थ का एक छोटा कण होता है। अणु किसी पदार्थ का एक छोटा कण होता है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो कि प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना होता है। ये परमाणु एक ही तरल के या अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अणु एक शुद्ध पदार्थ को विभाजित करने वाली सबसे छोटी पहचान योग्य इकाई है। इसमें भी पदार्थ की संरचना और रासायनिक, ऊपर इसे कीजिए, और रासायनिक गुण बरकरार रहते हैं। क्या अणु है? अणु आप समझ लीजिए कि अणु प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु एक पदार्थ का छोटा कण है जो कि प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। अणु 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये परमाणु के अलग अलग कण हो सकते हैं। अणु एक शुद्ध पदार्थ को विभाजित करता है और यह इसमें भी पदार्थ की संरचना और रासायनिक गुण बरकरार रहते हैं, यानी इसमें अणु में भी रासायनिक गुण और पदार्थ की संरचना पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। और मेरा शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी 5 क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। और लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है और जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा है कार्य को परिभाषित करें। घनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य उदाहरण सहित समझाएं। क्या होता है? कार्य को हम परिभाषित पहले करना है। इसमें बहुत सारा कार्य है क्वेश्चन, कर रहा है घनात्मक कार्य को भी, ऋणात्मक कार्य को भी और शून्य कार्य को भी उदाहरण सहित समझाएं।
या व्याख्या करें। तो चलिए देखते हैं, समझाते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसका उत्तर क्या कह रहा है। जब किसी पिंड सजीव या निर्जीव के द्वारा किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और इस कारण वस्तु में कोई विस्थापन होता है तो इसे कार्य कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है किसी पिंड पर, तो इस कारण वस्तु में कोई विस्थापन होता है, उसे कार्य कहते हैं। विस्थापन कार्य के गुणनफल को ही शायद कहते हैं। कार्य को किसी वस्तु पर लगने वाले बाहरी बल और बल के कारण होने वाले विस्थापन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे किसी पिंड के अंदर या बाहर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा के माप के रूप में जाना जाता है। कार्य या सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य भी हो सकता है। कार्य शून्य भी हो सकता है, सकारात्मक, ऋणात्मक, किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया बल का कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल की दिशा में चली गई दूरी का गुणनफल होता है, गुणनफल के बराबर होता है। चलिए कह रहे हैं अगला, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है या न्यूटन मीटर भी होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल, और कार्य एक क्या चीज़ है? तो कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, गुरुत्वीय बल और भार किसे कहते हैं? परिभाषा दे। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बन सकता है अलग। और भार किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है, गुरुत्वीय बल और भार में क्या अंतर है, या इनका परिभाषा पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ब्रह्मांड की संरचना का नतीजा है। गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ब्रह्मांड के संरचना का नतीजा है। इसमें किसी दो बिंदुओं के बीच गति करने के लिए कुछ रास्ते हैं जिन्हें जियोडेसिक कहते हैं। किसी भी ब्रह्मांड में अंततः जियोडेसिक पाए जाते हैं, पर ऐसा जियोडेसिक जिस पर चलने पर किसी बल का अनुभूति ना हो, या एक और केवल एक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ऐसा जियोडेसिक भी है जिस पर बिना समय या आकाश की अनुभूति के गति किया जा सकता है। प्रकाश इसी जियोडेसिस पर चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शेष सभी जीव और निर्जीव जियोडेसिस पर चलते हैं जो समय के मान को अधिकतम संभव हद तक अनुभव करता है। इसलिए प्रकाश की गति से चलने पर वायु नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसमें समय नहीं बीतता है, जबकि अन्य सभी जियोडेसिक पर समय अधिकतम संभव गति से बीतते हैं। साथियों पीडीएफ सेट से न्यू आप स्क्रीनशॉट मारकर क्वेश्चन को आप याद करते रहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न तीसरा क्या करें। तीसरा प्रश्न, मोरेना के विशेषता को लिखिए। मोरेना का परिभाषा भी दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार भी। मोरेना के विशेषता को भी आप बतला सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। मोरेना एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है। स्पष्टीकरण जीव एकल कोशिका है जिसके पास कोई वास्तविक परमाणु झिल्ली नहीं है। साइबोसोम और सरल क्रोमेटोफोर जैसे जीव इन जीवों के कोशिका द्रव में मौजूद होते हैं। यानी तीसरा का आप भी उत्तर मारकर याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए मेरा यही तक क्वेश्चन लास्ट था। और साथियों समझ रहे हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने आपके कक्षा 9वीं में आपके साथ सम्मिलित होने वाले आपके विद्यार्थी और फ्रेंड हैं, आप दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, और कमेंट आप सभी को मुझे पढ़कर मोटिवेशन मिलता है, मैं और मेहनत करूँगा। धन्यवाद।